भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत चुड़ैल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इन्हें भारत के अनेक हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन चुड़ैल नाम हर जगह ज्यादा प्रचलित है। इनके बारे में बहुत से दावे किए जाते रहे हैं, जैसे कि उत्तरी भारत में चुड़ैल एक ऐसी महिला भूत को बताया गया है जो बच्चों के जन्म के दौरान परिवार में हो रही कलेश के कारण मर जाती हैं, तो ऐसी औरतें चुड़ैल बनकर अपनी मौत का बदला लेती हैं। कई लोगों ने इस बारे में बहुत भयानक अनुभव बताए हैं कि पहले चुड़ैल आदमी का खून चूसकर उन्हें बूढ़ा बना देती है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। ऐसा माना जाता है कि चुड़ैल सुनसान जगह से गुजर रहे आदमियों को अपना शिकार बनाती हैं। हालांकि चुड़ैल अधिकतर ऐसे सुनसान इलाकों में रहती हैं जहां दूर दूर तक कोई मंदिर या इंसान ना हो, पर लोगों की माने तो कई बार कुछ ऐसे बुरे वक्त या ग्रह प्रभाव के चलते व्यक्ति के संपर्क में आकर ये चुड़ैल उनके घरों तक पहुंच जाती हैं। इससे बचने के लिए ग्रामीण लोग अपने घरों के दरवाजे पर कई तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में इन बुरी शक्तियों से बचने के लिए कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना करवाई जाती है, पर चुड़ैल दिखती कैसी है ऐसा सिर्फ वही बता सकते हैं जिन्होंने इन चीजों का अनुभव किया हो। चुड़ैलों को देखने का दावा करने वाले कुछ लोगों का बताना है कि चुड़ैल शरीर से भारी और लंबे बालों वाली होती हैं, जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए और आंखें डरावनी भयानक बकरी जैसी होती हैं, और चुड़ैल कोई भी रूप धारण कर इंसान के शरीर में घुस जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद यकीनन आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि हिमाचल में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। पर माय टाउन चैनल इस कहानी का सच्ची होने पर कोई दावा नहीं करता। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 253। हिमाचल अपने बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जहां घने जंगलों के बीच कई इलाके आज भी सुनसान पड़े हैं। कई सालों पहले हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट चंबा के एक छोटे से गांव मोजी में एक ऐसी घटना घटी कि उसके कई सालों तक लोग अपने बच्चों को इस घटना की कहानियां सुनाते रहे। समय के साथ उस इलाके की हर चीज बदलती गई, पर नहीं बदला तो वो था चुड़ैल के आने का डर। उस पूरे इलाके में आज भी इस कहानी से लोग डर जाते हैं। तकरीबन 80 साल पहले मोजी गांव में केवल 7 या 8 परिवार रहते थे। हर घर में 6 से 7 सदस्य थे। घने जंगलों के बीच बसा ये गांव, जहां लोग खेती बाड़ी और मवेशियों पर निर्भर थे। उसी गांव में रहने वाला बिरजू, जो भेड़ बकरियों को चराने का काम किया करता था। घर में माँ और पिता और एक छोटा भाई सरवण था। मोजी काफी खुशहाल गांव था, पर उस गांव की एक बहुत अजीब बात थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बताया करते थे कि जंगल के बीचों बीच बहती नदी के उस पार शाम ढलने के बाद कभी भूल के भी कदम मत रखना। अब ये बातें क्यों बताई जाती थी, ये सिर्फ गांव के बूढ़े बुजुर्ग ही जानते थे। हर दिन की तरह बिरजू आज भी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया था। गांव से जंगल की तरफ आने में तकरीबन आधे घंटे का समय लग जाता था, जहां सारा दिन बिरजू भेड़ बकरियों को चराया करता और शाम होने से पहले ही घर लौट जाया करता था। हर दिन बिरजू भेड़ बकरियों को जंगल की एक ही तरफ चराया करता था। जंगल की दूसरी तरफ ज्यादा घास होगा, यही सोचकर आज वो जंगल की दूसरी तरफ चल पड़ा। काफी दूर आने पर बिरजू ने भेड़ बकरियों को चराने छोड़कर खुद एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गया। जंगल में पक्षियों की और हवा से हिलते पेड़ों की आवाजें रह रहकर आ रही थी। काफी देर बैठने के बाद बिरजू एक पेड़ के सहारे लेटकर आसमान की तरफ देखते देखते ही कब सो गया उसे पता ही नहीं चला।
जब बकरी की होती एक अजीब सी आवाज से बिरजू की नींद खुली। बिरजू एकदम से उठता हुआ चारों तरफ देखने लगा तो उसकी भेड़ बकरियां जो अभी अभी उससे थोड़ी ही दूरी पर चल रही थी वो अब उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। अक्सर भेड़ बकरियां चारा ढूंढते हुए झाड़ियों में घुस जाती हैं, दूर से देखने पर दिखाई नहीं देती। यही सोचकर बिरजू आगे की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में चारों तरफ देखता हुआ बिरजू जंगल के लास्ट छोर पर खड़ा था, जहां नदी के आगे वही जंगल शुरू होता था जहां जाने से गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा मना करते थे। जिस जगह के बारे में हमें जानकारी नहीं होती और जिस जगह के बारे में काफी कहानियां प्रचलित हों, इंसान का दिमाग उस जगह के बारे में खुद ही अजीब ख्याल बुनने लगता है। और बिरजू की अभी यही हालत थी। आगे न बढ़कर बिरजू पीछे की तरफ जाने लगा और हर तरफ अपनी भेड़ बकरियों को तलाश कर रहा था। बिरजू अभी मुड़कर वापस 10 कदम ही आगे गया होगा कि तभी तो नदी के उस पार से बकरियों की आवाजें उसे फिर सुनाई देने लगी। बिरजू ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सचमुच सभी भेड़ बकरियां नदी के उस पार खड़ी थी। बिरजू वापस उसी तरफ बढ़ा और किनारे पर खड़ा आवाजें लगाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करने लगा। पर आवाजें लगाने पर भेड़ बकरियां आने के बजाय वापस उसी जंगल की तरफ बढ़े जा रही थी। नदी में पानी इतना गहरा और तेज भी नहीं था कि उसे पार ना किया जा सके, पर बिरजू को डर तो गांव में कई बूढ़े बुजुर्गों की उन बातों का था, क्योंकि शाम होने को थोड़ा ही समय बचा था। बिरजू किनारे पर खड़ा उसी तरफ देख रहा था। देखते ही देखते एक बार फिर भेड़ बकरियां उसकी नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी और पहाड़ी इलाकों में सूरज के ढलते ही कब रात हो जाए पता नहीं चलता। जल्दी से जाकर भेड़ बकरियों को भगा कर ले आऊंगा, यही सोचकर बिरजू नदी पार करके जंगल की तरफ बढ़ने लगा। ज्यादा दूर नहीं गई होंगी भेड़ बकरियां, यही सोचकर आगे की तरफ बिरजू दौड़ते हुए जाने लगा कि तभी दौड़ते हुए ही उसे दाईं तरफ से बकरियों की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। बिरजू एकदम से रुका और दाईं तरफ भागने लगा। जैसे जैसे बिरजू उस आवाज के करीब जा रहा था, आवाज बकरियों की ना होके एक अजीब सी डरावनी कुर्राहट में बदलती जा रही थी। धीरे धीरे बिरजू ने आगे जाकर देखा तो ये आवाज ठीक सामने वाले पेड़ के पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे दबे पांव बिरजू उस पेड़ तक पहुंचा और छुपते हुए जब पेड़ के पीछे की तरफ देखा तो मानो डर से पूरे बदन में खून का कतरा कतरा सूख गया, क्योंकि पेड़ के पीछे कटी फटी बकरियों की लाशें पड़ी हुई थी और खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहाँ आसपास कोई जानवर है, यही सोचता हुआ बिरजू भागने को अभी पीछे मुड़ा ही था तो पीछे मुड़कर देखते ही बिरजू की रूह तक कांप उठी, क्योंकि बिरजू के ठीक पीछे खून से सनी और भयानक सी दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, जो किसी गुस्सैल जानवर की तरह बिरजू की तरफ घूरते हुए उसी की तरफ बढ़ रही थी। ये देखते ही बिरजू की चीख निकल गई। ये देखकर बिरजू इतना डर चुका था कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब आंख खुली तो बिरजू ने खुद को नदी के किनारे पाया। डर से एकदम उठते हुए चारों तरफ देखा तो आसपास जंगल के अलावा कुछ नहीं था। बिरजू जल्दी से नदी पार करने की कोशिश करने लगा तो बिरजू साफ साफ महसूस कर पा रहा था जैसे उसके ऊपर कई टनों का भार एकदम से रख दिया हो। आलम ये था कि बिरजू 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो नदी के पार पहुंचकर जमीन पर लेट गया
सांसें और दिल की धड़कन इस कदर दौड़ रही थी मानो कई पहाड़ लांघकर बिरजू यहाँ तक पहुंचा था। इसी हालत में बड़ी मुश्किल से वो अपने गांव में पहुंचा तो लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई अनजान व्यक्ति इस गांव में घुस आया हो। धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ बिरजू अपने घर के सामने पहुंचा तो आंगन में बिरजू का भाई लकड़ी काट रहा था। बिरजू की तरफ देखते ही बोला, अरे भाई कौन हो तुम, किससे मिलना है तुम्हें? ये सुनकर बिरजू एकदम से हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए ही बोला, अरे सरवण मैं हूं। बिरजू ये सुनते ही सरवण जोर से माँ और पिताजी को आवाज लगाते हुए बिरजू की तरफ दौड़ते हुए आया और गले लगाते हुए बोला, कहाँ गए थे तुम, कितना ढूंढा था मैंने तुम्हें। ये सारी बातें बिरजू को समझ नहीं आ रही थी। सुबह ही तो जंगल की तरफ गया था और सरवण ऐसे बोल रहा है मानो कई सालों बाद घर आया हूं। यही सोचता हुआ बिरजू घर के अंदर की तरफ जाने को हुआ। तभी तक सरवण की आवाज सुनकर उसके माँ और पिताजी और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। ये देखकर बिरजू हैरानी से सबकी तरफ देख रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा हो क्या गया है एक ही दिन में जो सब ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बिरजू ने सारी बात सबको बताई, जंगल में जो जो भी उसके साथ हुआ था। तो ये बातें सुनकर सबके हाथ पैर कांप चुके थे और सब हैरानी से बिरजू की बातें सुन रहे थे। और उसके बाद सरवण ने जो कहा वो सुनकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरवण का बताना था कि उस दिन जब तुम शाम होने के बाद भी घर नहीं आए तो मैं और पिताजी तुम्हें ढूंढने जंगल की तरफ गए थे। रात होने वाली थी तो साथ गांव के कुछ लोग भी थे। पूरा जंगल छान मारा हमने पर तुम्हारा कोई पता नहीं चला। कई दिनों तक ऐसे ही ढूंढते रहे पर तुम कहीं नहीं मिले। तो हम मान चुके थे कि किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मार दिया होगा। ये सुनते ही एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बिरजू ने बोला, काफी दिनों तक ढूंढा, मतलब आज सुबह ही तो गया था मैं और अभी वापस आ गया हूं। ये सारी बातें और बिरजू के आने से गांव वाले लोग बहुत हैरान थे क्योंकि बिरजू जिस दिन की बात कर रहा था उस दिन को बीते आज 2 साल हो चुके थे। और जब ये सारी बातें बिरजू को पता चली तो वो कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं था क्योंकि 2 सालों से वो कहाँ था, अब तक जिंदा कैसे रहा ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। बिरजू के घर लौटने के 10 दिन बाद से ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी जिससे पूरा मौजी गांव दहल उठा। लोगों की बहुत ही रहस्यमयी और अजीब तरीके से मौतें होने लगी। लाश को देखने से ऐसा लगता था मानो खून का एक कतरा तक उस व्यक्ति में ना बचा हो और उम्र एक रात में ही कई सालों की हो गई हो। गांव के लोग अब खौफ के साए में जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा था। और एक दिन तकरीबन रात के 12 बज रहे थे जब सरवण की आंख एक बड़ी ही अजीब आती एक आवाज से खुली। उठकर देखा तो ये आवाज बिरजू के कमरे से आ रही थी। अपने बिस्तर से उठकर सरवण उस तरफ पड़ने लगा। बिरजू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर बिल्कुल धीमे से आधा दरवाजा खोलकर सरवण ने अंदर झांका तो डर से सरवण का मानो खून तक जम गया हो क्योंकि बिरजू अपने बिस्तर पर सोया था और उसकी छाती पर एक भयानक और डरावनी औरत बैठी थी जिसका चेहरा काले घने बालों से पूरा ढका हुआ था। सरवण डर से पसीना पसीना हो चुका था। दबे कदमों से सरवण पीछे की तरफ मुड़ा और सीधा ही माँ और पिताजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर बिल्कुल आहिस्ता से पिताजी को जगाने की कोशिश करने लगा और पिताजी के जागते ही बिल्कुल धीमी और दबी हुई आवाज में बोला, पिताजी उठिए जल्दी, बिरजू के कमरे में कोई चुड़ैल है।
ये सुनते ही एकदम से सरवण के पिताजी बिरजू के कमरे में पहुंचे और दरवाजा खोलकर देखा तो बिरजू गहरी नींद में सोया था और पूरे कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर सरवण को लेकर उनके पिताजी बिरजू के कमरे से बाहर आए और ये बोलकर अपने कमरे की तरफ चले गए कि कोई बुरा सपना देखा होगा तूने। पर सरवण को पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ तो उसने जरूर देखा था। वो भी अपने बिस्तर पर बैठा बैठा इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था। ये सब देखकर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी जब एक बार फिर वही आवाज सरवण को साफ साफ सुनाई दी। एकदम से सरवण उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो एक बार फिर वही नजारा उसकी आंखों के सामने था और देखते ही देखते वो चुड़ैल बिरजू के अंदर समा गई। अगले दिन गांव में एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और लाश को देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर के खून को निचोड़ दिया गया हो। रात की घटी घटना से सरवण इतना तो समझ चुका था कि हो ना हो ये गांव में हो रही मौतें इसी चुड़ैल की वजह से हो रही हैं। सरवण बिना समय गवाए गांव से थोड़ी ही दूर बने मंदिर में पहुंचा जहां काफी सालों से कई बाबा रहते थे। ये सारी बात सरवण ने जब उन्हें बताई तो उनमें से एक बाबा का बताना था कि कभी कभी इंसान की ग्रह अवस्था सही नहीं होती। उस समय अगर कोई इंसान ऐसी बुरी शक्तियों के संपर्क में आता है तो वो उसके शरीर में वास कर जाती हैं, जिसके बाद उन्हें भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल हम गांव में आकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे। ये कहकर बाबा ने सरवण को मंदिर के अग्नि कुंड की धूल देकर बताया कि घर की चारों दिशाओं में और बिरजू के कमरे के दरवाजे पर ये धूल लगा देना और ध्यान रहे कि रात में बिरजू के कमरे की तरफ कोई न जाए। और ये धूल तभी लगाना जब बिरजू अपने कमरे में सोने चला जाएगा। सरवण ने सारी बात सुनी और घर की तरफ चला गया। अगले दिन सारा दिन सरवण बिरजू पर नजर रखे हुए सब देखता रहा। बिरजू को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बिरजू इतने बुरे हालात में था। रात हुई, खाना पीना करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। सरवण ने बिना समय गवाए घर के चारों तरफ मंदिर से लाई हुई धूल लगा दी और बिरजू के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था जब सरवण के पिता ने उसे देखते ही बोला, इतनी रात का क्या कर रहा है तू? ये सुनते ही बिरजू ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने सरवण और अपने पिताजी को देखते हुए बोला, क्या हुआ पिताजी? कि तभी सरवण थोड़ा डरते हुए और मंदिर की धूल को छुपाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं भैया, आप जाइए, सो जाइए। ये कहते हुए सरवण ने अपने पिताजी की तरफ चुप रहने का इशारा किया जो वो बिल्कुल समझ नहीं पाए और सरवण के हाथों से वो मंदिर की धूल का थैला लेते हुए एक बार फिर बोले, क्या है ये? बिल्कुल चुप खड़ा सरवण कुछ नहीं बोल पा रहा था और जब बिरजू ने दरवाजे पर खड़े हुए उस मंदिर की धूल को अभी छुआ ही था तो मानो बिरजू के हाथों पर किसी ने आग लगा दी हो। एक झटके में बिरजू के चेहरे का रंग सफेद होने लगा और एक भयानक डरावनी चीख के साथ ही बिरजू दरवाजे से अपने कमरे के अंदर जा गिरा। उसी वक्त सरवण ने मंदिर से लाई वो धूल दरवाजे पर लगा दी और उसके कुछ ही समय में बाहर खड़े सरवण और उनके पिताजी ने जो देखा वो उन दोनों की कल्पनाओं से परे था। बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा बिरजू तड़फ रहा था और उसके शरीर से काले धुएं से एक भयानक औरत की आकृति उभर रही थी। देखते ही देखते वो धुएं से बनती आकृति ने अब एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया था और दरवाजे के बाहर खड़े सरवण और उनके पिताजी ये सब अपनी फटी आंखों से देख रहे थे। सरवण ने एक झटके में कमरे का दरवाजा बंद किया और मंदिर के बाबा द्वारा बताई सारी बातें एक
एक करके अपने माँ और पिताजी को बताई। अब वो सब सुबह होने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पूरी रात बिरजू के कमरे से भयानक और अजीब आवाजें आती रही। और सुबह होते होते सब शांत हो गया। अगले दिन गांव में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी और मंदिर से वो चारों बाबा सरवण के घर के बाहर पहुंचे तो ये देखकर गांव के लोग भी बाहर आ चुके थे, जिससे धीरे धीरे हर बात सभी गांव वालों को भी पता चल चुकी थी। कि तभी एक बाबा का कहना था कि हम त्रिशूल लेकर चारों दिशाओं में खड़े होंगे, तुम सबको बिरजू को अंदर से यहाँ लाना है। सरवण और गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। बिरजू को बाहर लाया गया और चारों दिशाओं में त्रिशूल लिए खड़े बाबाओं ने उस मंदिर की लाई धूल फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे एक बार फिर बिरजू के चेहरे का रंग अपने आप बदलने लगा और वो चुड़ैल भयानक आवाजें करती हुई एक बार फिर बिरजू के शरीर से बाहर निकली। ये देखकर गांव के सारे लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा भयानक नजारा उन सबने पहली बार देखा था। पर गांव के कुछ लोगों ने ये सारी कहानियां अपने बुजुर्गों से सुन रखी थी। ये देखकर वो भी हैरान और समझ चुके थे कि क्यों नदी के उस पार जाने से बूढ़े बुजुर्ग हमेशा मना किया करते थे। उस चुड़ैल के निकलते ही एक बार फिर बिरजू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और बाबा के इशारा करते ही सरवण ने बिरजू को उठाया और अंदर ले गया। इसके बाद वो चारों बाबा और गांव के कुछ लोग त्रिशूल की मदद से उस चुड़ैल को नदी के उस पार उसी जंगल में छोड़ आए। उस नदी के किनारे पर उन त्रिशूलों को लगाकर बाबा ने कहा था कि ये त्रिशूल जब तक यहाँ है कोई भी बुरी शक्ति इस गांव में नहीं आएगी। आज इस घटना को घटे 80 साल हो चुके हैं और आज भी वो त्रिशूल उसी नदी के किनारे पर खड़े हैं। समय के साथ भले ही ये हकीकत कहानियों में बदल गई, पर उस चुड़ैल का डर लोगों के अंदर आज भी जिंदा है। हिमाचल की एक कहावत है जो वहां के बड़े बूढ़े अपने बच्चों को किसी बात पे समझाने के बाद हमेशा बताया करते हैं कि आंवले के फल का स्वाद और बड़ों की कही बातें हमेशा थोड़ा समय बीत जाने के बाद ही मिठास देती हैं। और अगर आप भी अपने बड़ों की बातों को अनसुना करते हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि बड़े कभी भी गलत नहीं होते। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।